बर्फ के बीच में कोई रास्ता जैसा मेरे दिखा दिया। तो मुझे सोचा यहाँ तो टॉप क्रॉस करके ऊपर मत दिया, सोच के मैं दाएं तरफ ऊपर चढ़ते उसी रास्ते से चेक करते करते आया तो वहाँ 6 बंदे नजर आए बंजू टॉप में। वो 6 बंदे क्या कर रहा था, बर्फ हट रहा था, पत्थर डुल रहा था, बिल्कुल हरकत कर रहा था। By sending mercenaries and its own armed personnel across the line of control in the Kargil sector, Pakistan has once again committed aggression against India. They are talking of having inflicted some kind of 100-150 casualties on us. They are telling all kinds of cock and bull stories. They haven't inflicted any casualties on us. They haven't repulsed any attack from our side. नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डॉक्यूमेंट्री शो वंदे मातरम। 1971 की जंग के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच हर जंग की शुरुआत छलावे से हुई, चाहे वो आजादी के फौरन बाद कश्मीर हड़पने की साजिश हो या 1965 में स्थानीय बगावत छेड़ने की कोशिश। लेकिन दोनों देशों के बदलती हुकूमत के बीच बहुत कुछ बदल रहा था और बदलती सियासी फिजा के दरमियान विश्व में भारत का रुतबा भी बढ़ता जा रहा था। ये वो तारीख थी जब एक शांति प्रिय देश ने दिखाया था कि महज बाजुओं में ताकत ही बहादुरी नहीं, उस ताकत के बावजूद शांति बनाए रखना ही असली वीरता है। उन्नीस 1974 के बाद यह हिंदुस्तान का दूसरा परमाणु परीक्षण था, लेकिन 1978 से कोशिश में लगे पाकिस्तान को अपने वजूद पर खतरा नजर आने लगा। उसी महीने की 28 तारीख को पाकिस्तान ने भी जगई में परमाणु परीक्षण कर डाला। बात हथियारों की होड़ पर रुकती तो वाजिब था, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया था तो फरवरी 1999 में हिंदुस्तान से सदाए सरहद भी निकली थी, दोस्ती का ऐलान हुआ था। ये सैन्य परंपरा रही है कि ठंड के मौसम में जब पहाड़ों की चोटियां बर्फ ओढ़ लेती हैं, तब भारत और पाकिस्तान की फौज ऊंचाई के पोस्ट छोड़ देती है। मौसम फिर बदलने पर ही वो दोबारा अपने पोस्ट पर तैनात होते हैं। यूं तो हर साल बर्फ पिघलने के वक्त सैनिकों की तैनाती से पहले घुसपैठ की कोशिशें आम हैं, लेकिन 1999 में यह कोशिश कुछ अलग थी। 9 मई को करगिल पर जबरदस्त बमबारी हुई। इसकी चपेट में हथियारों का ढेर आ गया था। एम्यूनेशन डंप 3 दिन तक चलता रहा। हिंदुस्तानी खेमे में घबराहट तो रही, लेकिन दुश्मन का आकलन मुमकिन नहीं हो पा रहा था। द्रास, कक्सर और मुश्कोह से भी घुसपैठ की खबरें आने लगी थीं। जितनी भी पेट्रोल पार्टियां रवाना की जा रही थीं, उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया था। पहले बटालिक में डिटेक्ट हुआ, बटालिक के बाद फिर दराज में डिटेक्ट हुआ, फिर मशको में डिटेक्ट हुआ और कुछ फिर कारगिल के सामने उसके एरिया में डिटेक्ट हुआ। तो 4 या 5 पॉकेट थे। हाँ, सब सेक्टर हनीफ में भी डिटेक्ट हुआ, जो कि 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड या सियाचिन वाले ब्रिगेड में भी था। तो ये तकरीबन 5 सेक्टर थे जिनमें दुश्मन आ गया था, पर ये आया उन्हीं एरिया में थे जो अनऑक्यूपाइड थे। ये सब की समझ से परे था कि जो मुजाहिदीन अब तक सेना के जवानों को देखकर छिप जाया करते थे या भाग खड़े होते थे, अब मुकाबला क्यों कर रहे हैं। बगैर उकसावे के कभी पेट्रोल पार्टियों पर तो कभी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर बमबारी क्यों करते हैं।
इस सवाल का जवाब इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था। बाईस मई को तोलोलिंग पर कब्जे की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स को सौंपी गई। जानकारी के नाम पर बस इतना के 4 से 6 आतंकी हैं जिन्हें हटाकर चोटी पर कब्जा हासिल करना है। लगातार 3 कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और ग्रेनेडियर्स को अब कैजुअल्टीज झेलनी पड़ रही थी। 3 हफ्ते यूं ही गुजर गए और हिंदुस्तान अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि दुश्मन कौन है और लड़ाई किससे है। तब भारतीय वायुसेना से मदद मांगी गई। 17 मई को पहले विमान ने गश्त लगाई, लेकिन जरूरत तस्वीरों की थी। कैनबरा विमान ऊंचाई से उड़ान के दौरान तस्वीरें लेने में सक्षम है। स्क्वाड्रन लीडर ए पेरूमल ने आगरा से द्रास और फिर करगिल का सफर तय किया तो हकीकत देखकर हैरान रह गए। पर ये एक और साधन है जिससे कि जो एरियाज डेप्थ में हैं, जो हमको नज़र नहीं आते, उन सब के ऊपर एक एरियल फोटोग्राफी मिल जाती है। उससे ना कि हमको भी खबर मिलती है, फोटोग्राफ्स हमारे पास आती हैं, पर पहले हायर हेडक्वार्टर्स और गवर्नमेंट के पास एक मीन्स ऑफ कंफर्मेशन आ जाती है कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ हरकत है और एक्टिविटी है। कोई बंकर दिखाई देंगे, कुछ और दिखाई देगा, कुछ किसी चीज़ का स्टॉक पाइल पड़ा होगा। विमान जब बटालिक पहुंचा तो एक स्टिंगर मिसाइल से उस पर हमला हुआ। एक इंजन में आग लग गई, लेकिन बेहद बहादुरी से स्क्वाड्रन लीडर पेरूमल विमान को सुरक्षित लैंड कराने में सफल रहे। तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया था कि दुश्मन चाहे जो भी हो, वो मुट्ठी भर नहीं, उसके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, बंकर थे, सप्लाई लाइन थी। यानी भले ही वो मुजाहिदीन हो, पाकिस्तानी फौज के संरक्षण के बगैर ऐसी घुसपैठ संभव ही नहीं थी। छब्बीस मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर का ऐलान कर दिया ताकि घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा के उस पार खदेड़ा जा सके। इस बीच मई के आखिरी हफ्ते में हिंदुस्तान के हाथ मोर्चों पर खाली ही थे। सैनिक बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चोटियों पर बैठा दुश्मन भारी पड़ रहा था। अब रणनीति बदलने पर विचार चल रहा था। इस बात की जरूरत समझ में आ रही थी कि चढ़ाई चढ़ने से पहले दुश्मन को कमजोर करना होगा और इसके लिए आर्टिलरी यानी दूर से ही हमला करने वाले हथियारों के इस्तेमाल पर मंथन शुरू हुआ। इतनी ऊंचाई पर हैवी आर्टिलरी, भारी बंदूकें लाने में वक्त लग रहा था और चोटियों पर बैठा दुश्मन ये मूवमेंट आसानी से देख भी सकता था। लिहाजा भारतीय सेना ने एक नई तरकीब सोची। रात के अंधेरे में हेडलाइट्स ऑफ करके ट्रक सफर करते और ट्रक के ठीक सामने 2 जवान टॉर्च जलाकर रास्ता दिखाते हुए बड़ी हिम्मत के साथ दौड़ते। पहाड़ों को काट काट कर तोपों को छिपाया गया ताकि जवाबी गोलीबारी में भी उनके नष्ट होने का अंदेशा न रहे। 7 मई से तोलोलिंग की चोटी को निशाना बनाकर भारतीय फौज ने गोले दागने शुरू कर दिए, लेकिन असली हमले में अभी वक्त था। बेहद घातक बोफोर्स तोपें तैनात हो चुकी थीं, लेकिन उन्हें असलहे का इंतजार था ताकि तोलोलिंग को वापस हासिल किया जा सके। 12 जून 1999 तोलोलिंग। तोलोलिंग धधक रहा था। लगातार 6 घंटों से 120 बंदूकें
एक साथ बरस रही थीं। दुश्मन या तो मोर्चा छोड़कर भाग रहा था या मौत के घाट उतर चुका था। टुकड़ियां तीन तरफ से आगे बढ़ रही थीं। मेजर विवेक गुप्ता की अगुवाई में चोटी की ओर बढ़े 2 राजरिफ के जवान लक्ष्य के करीब पहुंच चुके थे। उनके इशारे पर अब हिंदुस्तानी तोपें खामोश हुईं ताकि वो आगे बढ़ सके। बंकर की ओर आगे बढ़ते हुए मेजर गुप्ता को 2 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उनके हौसले ने हार नहीं मानी। अपने हाथों से उन्होंने दुश्मन के 3 जवानों को मार गिराया। फिर तो कंपनी दुश्मन पर टूट पड़ी और बंकर पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस लड़ाई में मेजर गुप्ता को एक और गोली लग गई। ये लड़ाई पूरी रात चली। 13 जून की सुबह 8 बजे तोलो लिंक पर फिर तिरंगा लहराने लगा। पर यह लड़ाई की शुरुआत थी। दुश्मन ने मरते मरते रीइंफोर्समेंट की गुहार लगा दी थी, यानी तोलो लिंक पर काउंटर अटैक लाजमी था। फिर तोलो लिंक पर कब्जा मजबूत रखने के लिए कुछ दूरी पर हम्प पर कब्जा जरूरी था। 2 किलोमीटर लंबे इस हम्प पर दुश्मन मजबूती से काबिज था। 18 ग्रेनेडियर्स के मेजर जॉय दास गुप्ता दक्षिणी फ्लैंक से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे बढ़ना जैसे शोलों के दरिया से गुजर कर जाने जैसा था। जवानों को गोलियां लगती, वो गिरते, फिर भी आगे बढ़ते। ये लड़ाई सिर्फ एक चोटी की नहीं, बल्कि 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की थी। उम्मीदें मध्यम थीं, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों का शौर्य बेमिसाल। 24 घंटे के भीतर हिंदुस्तान को उसकी दूसरी बड़ी जीत मिल गई थी। हालांकि करो या मरो का ये मिशन करो और मरो में तब्दील हो गया था। 12 सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन ये जीत भी तो अनमोल थी। तोलो लिंक के बाद अगला निशाना था पीक 5140। भारतीय तोपों ने रात 8:30 बजे से ही गोले दागने शुरू कर दिए थे, ताकि दोनों कंपनियों को चढ़ाई के दौरान कवर मिल सके। सर, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फायरिंग जारी रखिए। इसमें आपकी भी जान को खतरा है। गोली किसी को भी लग सकती है। कोई बात नहीं सर, कम से कम दुश्मन तो मरेगा। ओके, ओपन फायर। कैप्टन बत्रा और कैप्टन जमाल ने दुश्मन के कुल 7 बंकर नष्ट कर दिए। इन दोनों ने कई दुश्मनों को मार गिराया और कुछ दुश्मन भागते भागते 17,000 फुट की ऊंचाई से गिर गए। जम्मू और कश्मीर राइफल्स के जवान दुश्मन पर कहर बनकर टूट रहे थे। फिर क्या हुआ? क्यों कैप्टन बत्रा ने कहा ये दिल मांगे मोर? देखते रहिए, दास्तान जंग जारी है इस ब्रेक के बाद। लाइन ऑफ कंट्रोल पर करीब 150 था, घुसपैठ की गई थी। भारतीय सेना अपनी स्ट्रैटेजी के तहत चोटियों से दुश्मन को भगा रही थी। टलोलिंग के आगे पीक 5140 पर जबरदस्त जंग जारी थी। अब पूरी तरह साफ था कि यह लड़ाई मुट्ठी पर मुजाहिदीन से नहीं, पूरी पाकिस्तानी सेना से थी।
13 जैकलिफ के जवान रुके नहीं थे। सुबह की पहली किरण फूटने में अभी 1 घंटे का वक्त बाकी था, यानी ऑपरेशन खत्म होने का आधिकारिक वक्त। बेस कैंप में बेचैनी से अगली आवाज का इंतजार था। 0464 लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही देर में वायरलेस पर एक और आवाज आई। ये दिल मांगे मौत। एक्सीडेंट। एनी कैजुअल्टी? कोड वर्ड में युवा कैप्टन्स के ये वो इशारे थे जो जीत की घोषणा कर रहे थे। एक तरफ पीक 514 पर फतह थी, जहां भारतीय सेना ने एक भी जवान नहीं गंवाया। दूसरी तरफ पीक 4700 का मिशन था, जिस पर निकलने से पहले ही हर योद्धा को आभास था लौट कर आना मुमकिन नहीं। जिम्मेदारी थी 2 राजपुताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स पर। 28 जून की रात को शुरू हुआ यह हमला भोर तक चला। पहला हमला 2 राजरिफ ने बोला। सामने से लगातार गोलियां बरसती रहीं और जवान आगे बढ़ते रहे, गोलियों को झेलते बेखौफ। तब तक ट्रिगर पर उंगली दबाए रहे जब तक खुद के जिस्म से आखिरी खतरा खून का ना बह गया। सुबह हुई तो पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त हो चुके थे, दुश्मन भाग चुका था और हिंदुस्तान ने इलाका वापस हासिल कर लिया था। लेकिन राजरिफ ने 22 सैनिक और 3 अफसर खो दिए थे। उस रात राजपुताना राइफल्स के कैंप में चूल्हा नहीं जला। दिल में देश के लिए जीत हासिल करने का गौरव था, पर एक टीस भी थी अपने साथियों को खो देने की। यही टीस रेजिमेंट के दिल में गुस्सा बनकर उबल रही थी, और यही गुस्सा सेना की ताकत था और पाकिस्तानियों के लिए मौत। टाइगर हिल के असंभव मिशन को हमारे वीर जवानों ने कैसे किया संभव, दिखाएंगे। और 7 में से मैं जिंदा हूं तो मैं भी आखिरी दम तक अपने टास्क को पूरा करूंगा, और ऊपर वाले से दुआ करे कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं नीचे वाले तक सूचना दे दूं कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। 111 गोरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय बुरी तरह घायल हो गए। इतना खून बह रहा था कि उनके लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल था। तब लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने हमले की अगुवाई करने के लिए वॉलंटियर किया। टुकड़ी में अब बस 36 जवान बचे थे। लेफ्टिनेंट पांडे को आखिरी हमले के लिए हरेक की सख्त जरूरत थी, और इसीलिए आगे बढ़ते हुए बेहद सावधानी बरतनी जरूरी थी। मनोज पांडे सबसे पहले मैं उसको मिला, उसकी बटालियन इंडक्ट हुई है 9 मई को, और सबसे पहला हमला हमने डायरेक्टली बैठ के बातचीत करके उसके साथ प्लान किया लड़के के साथ ऑन 17 मई के लिए। लेफ्टिनेंट पांडे की गोली सीधे निशाने पर लगी, मशीन गन खामोश हुई और जवान आगे बढ़े। इस कोशिश में खुद उन्हें कंधे और पैर पर गोली लगी, लेकिन वो बेखौफ अगले बंकर की ओर बढ़े। ग्रेनेड फेंककर उसे उड़ा दिया। पीछे से 2 पाकिस्तानी उनके प्लाटून पर निशाना साध रहे थे। लेफ्टिनेंट पांडे ने अपनी खुखरी से उनकी गर्दन काट दी, लेकिन अब तक उनका इतना खून बह चुका था कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के शरीर में तब तक जान रही जब तक खालू बार पर तिरंगा नहीं लहराया, मानो प्राण ने भी मातृभूमि से प्रण किया हो। इस लड़ाई में हमारे 11 जवान शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी अब टूटनी शुरू हो चुकी थी।
3 जुलाई 1999, टाइगर हिल, द्रास। प्लाटून ने बमुश्किल आधी ऊंचाई नापी थी कि अचानक हवा के एक झोंके ने बादलों को उड़ा दिया। भारतीय सैनिक दुश्मन को साफ साफ नजर आने लगे। दुश्मन की मशीन गन ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट बलवान बुरी तरह जख्मी हो गए। ग्रेनेडियर यादव को भी हाथ में गोली लगी, लेकिन उन्होंने चढ़ाई जारी रखी। चोटी से महज 60 मीटर पहले एक और मशीन गन ने अपना मुंह खोला। ग्रेनेडियर यादव को 5 गोलियां लगीं। वो निढाल से हुए, फिर अपनी बेल्ट निकालकर हाथ पर बांधी। कभी बंदूक तो कभी अपने हाथों से दुश्मन को मौत के घाट उतारने लगे। उन्होंने अपने दम पर 3 में से 2 बंकर नष्ट कर दिए। इतनी देर में दूसरे फ्लैंक से और भारतीय जवान भी चोटी पर पहुंच चुके थे। पाकिस्तानियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 25 चले थे, 25 में से 7 ऊपर आए और 7 में से मैं जिंदा हूं तो मैं भी आखिरी दम तक अपने इस टास्क को पूरा करूंगा। और ऊपर वाले से दुआ करे कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं नीचे वाले तक सूचना दे दूं कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। शायद उसने सुन ली, चुपचाप पड़ा रहा। जहां पर मैं पड़ा हुआ था वहां से एक छोटा सा रिज नीचे की तरफ जा रहा था। बोला बेटा इस नाले से लुढ़क जा। ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी। मैं नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। जब लुढ़कता लुढ़कता जब काफी नीचे पहुंचा तो नाले के अंदर एकदम गड्ढा। मैं एक हाथ से पत्थर पकड़ के लटका हुआ था। तो मेरा तब एकदम देखा गया तू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। मैंने नीचे की तरफ अपनी निगाह घुमाई तो लगा जो अपने साथी थे वापस विड्रॉल होकर के एमएमजी पोस्ट की तरफ जा रहे थे। सिखों ने कुछ और चतुराई दिखाई। बाकी हथियारों के साथ साथ उनके पास एक अनोखा हथियार था, मेगाफोन। वो जहां से चढ़ाई कर रहे थे वहां दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए चढ़ते चढ़ते वो मेगाफोन पर बोले जा रहे थे, जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। चट्टानों से टकराकर लौटती आवाज को सुनकर पाकिस्तानी सैनिक बौखला गए। उन्हें लगा कि हिंदुस्तानी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन वो कहां से आ रहे हैं, किस दिशा से आ रहे हैं, ये अंदाजा वो नहीं लगा पाए। पाकिस्तानियों ने रीइंफोर्समेंट मंगाए और दक्षिणी और पश्चिमी फ्लैंक से धावा बोलने के लिए नीचे उतरे। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। अब भी आखिरी पड़ाव से 50 मीटर की दूरी थी। गोलियों के बीच चलना मुश्किल था। जब ग्रेनेडियर्स की ओर से फिर आर्टिलरी फायर की गुहार लगाई गई। शेलिंग के बीच अपनी जिंदगी पर भी खतरा था, लेकिन कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। आर्टिलरी के साथ वायुसेना के विमान भी अपनी जांबाजी दिखा रहे थे। गोलीबारी की जद में आने के खतरे के बावजूद भारतीय मिराज विमान बेहद नीची उड़ान भर रहे थे। दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर बम बरसा रहे थे। वहाँ पहाड़ इतने ऊंचे थे, टारगेट बहुत छोटा था, हवा 50-100 नॉट की रफ्तार से चलती थी, तो जो भी आप गिराएंगे उसको तो हवा का बहुत फ़र्क पड़ता था, टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता था, तो ये नहीं पता था कि कहाँ कहाँ जाके गिरेगा। पर वायुसेना ने ये सारा इनोवेशन करके, सारी ट्रायल्स करके और फिर जब बम्बार्डमेंट की थी वो बहुत एक्यूरेट थी। गोला बारूद अपनों और परायों का फर्क नहीं जानते। हिंदुस्तानी बमबारी और तोपों से अपने ही सैनिकों की जान को भी उतना ही बड़ा खतरा था। लेकिन जान हथेली पर लेकर
जांबाज आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल नजदीक पहुंचकर आर्टिलरी फायर बंद करने के निर्देश दिए और फिर टाइगर टॉप पर जो तांडव हुआ उससे तो पाकिस्तानी बस अपनी जान बचाकर भागते दिखे। टाइगर हिल ऐसी जगह थी जो पाकिस्तान के फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया था, जहाँ पे जो NH-1A ये नेशनल हाईवे 1A है वो श्रीनगर से जारी थी लेह की तरफ, और अगर वो वहाँ रह जाते तो आगे के लिए हमारे फोर्सेस के लिए और हमारे देश के लिए बड़ी मुसीबत होती, क्योंकि हम वो जो हाईवे है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए ये जो टाइगर हिल था इसको लेना वापस बहुत ज़रूरी था। चार जुलाई की सुबह 5:25 पर टाइगर हिल वापस हिंदुस्तान का हो चुका था, लेकिन बाकी पहाड़ियों से अलग ये रुतबे की लड़ाई थी। इसलिए पाकिस्तान बार बार काउंटर अटैक करता रहा और भारतीय सेना यहां चैन से नहीं बैठ सकी। नियंत्रण रेखा पर दुश्मन दीमक की तरह हिंदुस्तानी पहाड़ियों में लगा हुआ था। कठिन लड़ाई के बाद अहम चोटियां वापस हिंदुस्तान के पास आ चुकी थी। टाइगर हिल भारत के पास था, लेकिन जब तक मशको की पहाड़ियों से पाकिस्तानी निकाले नहीं जाते तब तक पलटवार की आशंका बनी हुई थी। मशको घाटी में पाकिस्तान की ओर से भारत की सरहद में आते इतने नाले और नहरें थीं कि सालों से ये घुसपैठ का रास्ता बना हुआ था। उस पर LOC से सटा हुआ पाकिस्तान का गुलतारी कैंटोनमेंट था, जो उन दिनों एरिया हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था कि LOC क्रॉस नहीं करना, तो जितने भी हम एयरफोर्स यूज़ कर रहे थे इन इफेक्ट हम सिर्फ अपनी टेरिटरी में यूज़ कर रहे थे, तो वो तो आ ही नहीं सके, और आते भी तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता, तो इसलिए वो चढ़े ही नहीं ऊपर। मशको घाटी की चोटियां द्रास की पहाड़ियों से ऊंची थीं और दुश्मन मजबूती से काबिज। ऐसे में यहां न सिर्फ अतिरिक्त बल बुलाए गए, बल्कि द्रास के विजेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पीक 4875 पाकिस्तान को भारतीय सीमा में तकरीबन 30 किलोमीटर के दायरे तक देखने की आजादी देता था। यानी पाकिस्तानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट से भारतीय गन पोजीशन, आर्मी कैंप और सेना की आवाजाही पर नजर रखना आसान था। थर्टीन जैकरिफ, 17 जाट और 2 नागा के जवान 3 ओर से चढ़ाई शुरू कर चुके थे और रणनीति के तौर पर आर्टिलरी चोटी पर आग बरसा रही थी। सीने पर गोलियां झेलते जवान चोटी की ओर बढ़े तो जरूर, लेकिन भोर का मध्यम उजाला फैलने लगा था। जुलाई 1999 एरिया फ्लैट टॉप। 4875 की लड़ाई में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा बेहद अहम था। राइफलमैन संजय कुमार अपनी प्लाटून के साथ आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन के बंकरों और मशीन गन पोजीशंस को ढूंढते, उन्हें नष्ट करते। सब ठीक चल रहा था जब अचानक एक पाकिस्तानी मशीन गन ने निशाना साध लिया। संजय कुमार पल भर को भी नहीं हिचके। एक तरफ खड़ी नुकीली चट्टानें, दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। संजय कुमार कगार पर चलते हुए गोलियां चलाते रहे। खुद सीने पर 2 गोलियां खाई, फिर भी नहीं रुके। इस बहादुरी के बावजूद पाकिस्तान पलटवार करता रहा और भारतीय जवान चोटी पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। तब 5140 पर फतेह के हीरो
कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिम्मा उठाने की पेशकश की। रीएनफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ी और रीएनफोर्समेंट के लिए उनको भेजने की बात उठी। उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। उनके जो सिपाही थे वो भी यही चाहते थे कि कैप्टन बत्रा ही हमारे साथ जाएं, तो उनका प्रस्थान जो है वो 4875 के लिए हुआ। कैप्टन बत्रा ने जब जवानों के साथ चढ़ाई शुरू की तब खूब अंधेरा था। चोटी के नजदीक पहुंचकर तो घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य के करीब थी और बर्फबारी की वजह से चढ़ाई में भी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन विक्रम बत्रा तो पाकिस्तानियों की मौत बनकर आए थे। जैसे जैसे उजाला बढ़ता है वैसे वैसे आपका काम दुगना तिगना और चुगना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक आदमी को चुन चुन के उसको टारगेट कर लेते हैं। कैजुअल्टीज ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ये होती है कि रात के टाइम पे ही पूरा काम पूरा हो जाए अटैक का। पर अगर दिन हो जाए काम करते करते, क्योंकि डिफ़िकल्टी थी ट्रेन की, डिफ़िकल्टी थी फायर की, तो उसके ऊपर भी ना रुकना और सवेरा होने के बाद भी चलते रहना, तो ये चीज़ें जो होती हैं सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर्स करते हैं। जो बहादुर हैं वो बहादुरों से बहादुर होते हैं, वो करते हैं। दुश्मन इतना नजदीक था कि गोलियां चलाने तक की गुंजाइश नहीं थी और उन्होंने अपनी बैनट से दुश्मन को मारना शुरू किया। उनका इतना खूंखार रूप देखकर प्लाटून के सैनिकों में भी जोश भर गया। आगे बढ़ते हुए कैप्टन बत्रा ने दुश्मन की एक और पोजीशन देखी। वो सीधे वहां पर लपके और 4 पाकिस्तानियों को मार डाला। फिर जैसे ही अपने जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए वो मुड़े, दुश्मन ने एक रॉकेट उन पर दाग दिया। बचपन से ही उसको ये बात पता थी कि मैं आर्मी में जा रहा हूँ, तो वहाँ पर युद्ध में अगर मेरी ज़रूरत पड़ गई तो मैं शहादत तक दे सकता हूँ। उसका ये सपना बचपन से ही था जो कि उसने कर दिखाया। और 4875 पर जब उसने जीत हासिल की तो उसकी शहादत हुई और उसी के कारण उसे परमवीर चक्र भी प्राप्त हुआ, जिसका कि हमें और हिंदुस्तान को बहुत ही नाज है। कैप्टन बत्रा ने इलाके से दुश्मन को साफ कर दिया था। चोटी तक बढ़ने का रास्ता अब महफूज था। बहत्तर घंटे से बिना रुके नागा, जैकलिफ और जाट जवान युद्ध लड़ रहे थे। ना खाना, ना पानी, ना आराम। 4875 पर कब्जा सुरक्षित रखने के लिए पिंपल 2 को हासिल करने की 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। 17 जाट के कंपनी कमांडर घायल हो चुके थे और अब कैप्टन अनुज नैयर को यह मुश्किल काम सौंपा गया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की तोपें पिंपल 2 पर बरस रही थीं। भयंकर गोलाबारी में कैप्टन अनुज अपने जवानों को लेकर रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। पहले बंकर के पास पहुंचकर वो कुछ देर इंतजार करते रहे। जैसे ही मशीन गन एक पल के लिए खामोश हुई तो वो उठे और बंकर में ग्रेनेड उछाल दिया और उनके साथी ने जान बचाकर भागते हुए दुश्मन को गोलियों से भून दिया।
वहां मशीन गन की सुरक्षा के लिए भारतीय जवान तैनात थे, लेकिन कैप्टन अनुज रुकने वाले नहीं थे। अकेले अपने दम पर उन्होंने 4 बंकर तबाह किए और 9 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा। कैप्टन अनुज चोटी के बेहद नजदीक पहुंच गए थे, तब अचानक एक रॉकेट उन्हें आकर लगा और वहीं वो निढाल हो गए। पाकिस्तान का हौसला टूटने लगा था। उसे खुद से मजबूत विरोधी से उलझने की गलती का एहसास हो रहा था। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने पाकिस्तानी जवानों के सेफ पैसेज के एवज में युद्ध विराम की बात छेड़ी थी। इस पेशकश पर खूब बहस छिड़ी और 9 जुलाई को इसका ऐलान कर दिया गया। फैसला तब लिया गया था जब नवाज शरीफ खुद इसको अपनी फौजों को हटाना मांगते थे और इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर था, और हमारी तरफ से तो ये काफ़ी उस वक्त यकीन था कि हम कुछ ही दिनों में उनको LOC के उस पार खदेड़ देंगे। भारतीय जवानों को आदेश दिए गए कि वो पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लौटने दें। इसके लिए उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया। भारतीय सेना अब चोटियों को महफूज करने में जुटी थी। सभी सेक्टर्स में सभी पहाड़ियों पर तैनाती बरकरार रखी गई थी, लेकिन युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। आगे बढ़ते सैनिकों ने जिस चीज का सामना किया उससे कायराना कुछ नहीं हो सकता था। पाकिस्तानियों ने युद्ध में शहीद भारतीय वीरों के शरीर से बम बांध दिए थे ताकि उन्हें वापस ले जाने की कोशिश में और हिंदुस्तानी जवानों को मार सके। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि पूरी कारगिल के अंदर उनकी NLI जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, रेगुलर फोर्स थी, उनको उन्होंने भेस बदलवा के भेजा। हमने फिर भी उनको सैनिक सम्मान दिया, पर उन लोगों ने कई बार हमारे जो सैनिक थे जिनको उन्होंने पकड़ा या उनकी कैजुअल्टीज की, तो शव के साथ कोई ऐसी बदतमीजी करना, ये एक शेवल्री के लॉ के अगेंस्ट है। ये करना सबसे जहालत वाली बात है। फर्क देखिए, हिंदुस्तान ने खुद पर धोखे से हमला करने वाले कायरों को न सिर्फ इज्जत से वापस लौटने दिया, बल्कि उनके शहीदों के शरीर को पूरे सम्मान के साथ वापस लौटाया। पाकिस्तानी सिर्फ अपने अफसरों की बॉडीज वापस लेने आते थे, सैनिकों की बॉडीज वो वहीं छोड़ देते थे, क्योंकि उनकी दलील थी कि ये लोग उनके हैं ही नहीं। भारतीय सेना का बड़प्पन यहां भी दिखा। उन्होंने सेना की सर्वोच्च परंपरा के तहत पाकिस्तानी सैनिकों के शरीरों को सम्मान के साथ दफनाया। 26 जुलाई 1999 को आखिरकार ऑपरेशन विजय को सफल घोषित कर दिया गया और जीत भारत की हुई। हथियारों के बल पर पाकिस्तान फैसला चाहता है, लेकिन 3 बार लड़ाई में तीनों बार पाकिस्तान हारा। हथियार डालने पड़े, समझौता करना पड़ा। वो कच्छ लेने के लिए आए थे, कच्छ ले नहीं सके। बाद में वो पंजाब का हिस्सा लेने के लिए आए थे, ले नहीं सके। बांग्लादेश बन गया, आए थे लेने के लिए और देने पड़ गए। अटल बिहारी वाजपेयी आहत थे। दोस्ती का हाथ थमकर पीठ में घुपा छुरा
दर्द दे रहा था। संपूर्ण समर्पण में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों की शहादत दर्द दे रही थी। दोस्ती तो दूर, अब पाकिस्तान पर भरोसा कर पाना भी मुमकिन नहीं दिख रहा था। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे, यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो।